अस्सलाम वालेकुम दोस्त। 28 जून 1914 यूरोप में मौजूद ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर के शहज़ादे का कत्ल कर दिया जाता है और यहाँ से शुरुआत होती है तारीख़ की सबसे डेडलीस्ट वॉर की। बेशक शहज़ादे की मौत इस जंग का शुरुआत रही है, लेकिन यहाँ पर यह कहना कि यही एक वजह थी वर्ल्ड वॉर के शुरू होने की, तो ये बात गलत होगी, क्योंकि वर्ल्ड वॉर जैसे वाक़यात के पीछे एक बड़ी लंबी चेन ऑफ इवेंट्स होती है और इस चेन में आने वाला आखिरी इवेंट आने वाली तबाही का शुरुआत बनता है। आखिर इस लंबी चेन में आने वाले वो क्या वाक़यात थे और कैसे ये एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर गए, कैसे ये सारे मुल्क एक दूसरे के साथ इतनी बड़ी जंग में शामिल हो जाते हैं, ये सब वर्ल्ड वॉर 1 की इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। January 1916. 140,000 men were assembling for the attack. In our wood, the front trenches will be taken in the first minutes. For 3 hours, the German heavy guns at 7 in the morning, the bombardment. वीडियो में आगे जाने से पहले वर्ल्ड वॉर 1 से पहले यूरोप के नक्शे में देखते हैं। इस वक्त यूरोप के दरमियान में ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर मौजूद था। इसके अलावा रशियन एम्पायर, ऑटोमन एम्पायर, ब्रिटेन और जर्मन एम्पायर भी यूरोप में शामिल थे। यूरोप में इस वक्त सिर्फ 3 ही डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ मौजूद थी, फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड और सान मरीनो। इसके अलावा बल्कन स्टेट्स, जिनमें बल्गेरिया, रोमेनिया, सर्बिया, बॉस्निया और हर्जेगोविना ये शामिल थे। दोस्तों, अपनी कहानी की शुरुआत करते हैं 24 अप्रैल 1877 से, जब रशियन एम्पायर ऑटोमन एम्पायर के खिलाफ जंग शुरू करता है। इसको तारीख में रूसो टर्किश वॉर्स के नाम से जाना जाता है। आखिर ऐसी क्या वजह बन पड़ती है कि रशियन एम्पायर ऑटोमन एम्पायर के खिलाफ जंग करता है? दरअसल बाल्कन में रहने वाले स्लाविक लोग जो कि क्रिश्चियन ऑर्थोडॉक्स थे, ये ऑटोमन एम्पायर से आज़ादी चाहते थे, और क्योंकि रशिया खुद एक स्लाविक नेशन है, इसीलिए अपने स्लाविक क्रिश्चियन ऑर्थोडॉक्स भाइयों के लिए ऑटोमन एम्पायर के खिलाफ जंग शुरू करता है। रशिया चाहता था कि किसी तरीके से बाल्कन स्टेट्स को आज़ादी मिल जाए और इनको एक इंडिपेंडेंट स्टेट बना दिया जाए। 3 मार्च 1878 ऑटोमन एम्पायर और रशियन एम्पायर एक ट्रीटी साइन करते हैं। इसको कहते हैं ट्रीटी ऑफ सैन स्टेफेनो। इस ट्रीटी के मुताबिक बल्गेरिया को आज़ादी दे दी जाती है, साथ ही बाकी बाल्कन स्टेट्स सर्बिया, मोंटेनेग्रो और रोमेनिया, इनको भी ऑटोमन एम्पायर से आज़ाद कर दिया जाता है। बात करें रशिया के इंटरेस्ट की, तो यहाँ पर रशिया को ब्लैक सी और डार्डेनल्स का एक्सेस मिल जाता है। अब एक तरफ रशिया की ट्रेड तो बेहतर हो ही जाती है, दूसरी तरफ रशिया का इन्फ्लुएंस, रशिया की पावर अब ईस्टर्न यूरोप में भी आना शुरू कर देती है। अब बल्कन स्टेट्स की आज़ादी और रशिया की फैलती हुई पावर देखकर ऑस्ट्रो हंगेरियन और जर्मन्स की तरफ से इस ट्रीटी को रिवाइज़ किया जाता है। 13 जुलाई 1878 बर्लिन की कांग्रेस में एक नई ट्रीटी साइन की जाती है, द ट्रीटी ऑफ बर्लिन। इस ट्रीटी के मुताबिक आज़ाद बल्गेरिया की बाउंड्रीज़ को कम किया जाता है। इसके काफ़ी सारे इलाके ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर को दे दिए जाते हैं, क्योंकि हमेशा से ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर बाल्कन स्टेट्स के अंदर अपनी पावर चाहता था। इसके साथ बोस्निया और हर्जेगोविना की एडमिनिस्ट्रेशन तक ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर को दे दी जाती है, पर ऑफिशियली इसको ऑटोमन एम्पायर का ही पार्ट माना जाता है। इस ट्रीटी का मकसद था रशिया की फैलती हुई पावर को रोकना, जिसके नतीजे के अंदर रशिया के जर्मन और ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर से ताल्लुकात ख़राब होना शुरू होते हैं, और इसकी वजह से साल 1894 में रशिया फ्रांस के साथ अलायंस में आता है, जिसको फ्रैंको रशियन अलायंस कहा जाता है। बाद में इसी अलायंस को ब्रिटेन भी ज्वाइन करता है और इसका नाम ट्रिपल एंटेंटे रख दिया जाता है। दूसरी तरफ साल 1879 में जर्मन एम्पायर और ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर अपना एक अलायंस शुरू करते हैं। इसको कहते हैं डुअल अलायंस। इसी अलायंस को 20 मई 1882 में इटली भी ज्वाइन करता है और इसका नाम रख दिया जाता है ट्रिपल अलायंस। ये दोनों अलायंस दोस्तों आगे की कहानी में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर हमेशा से बाल्कन्स में अपनी पावर को बढ़ाना चाहता था, इसीलिए ये बोस्निया और हर्जेगोविना पर कब्जा जमाना चाहते थे। लेकिन ये इतना आसान नहीं था, क्योंकि रूसो टर्किश वॉर्स के बाद ये बात साफ थी कि रशिया कभी भी बाल्कन स्टेट्स को अकेला नहीं छोड़ेगा, और बाल्कन स्टेट्स पर कब्जा करने का मतलब है रशिया के साथ डायरेक्ट वॉर में जाना। इसलिए यहाँ पर डिप्लोमेसी दिखाना ज़रूरी थी। ऑस्ट्रियन फॉरेन मिनिस्टर रशियन फॉरेन मिनिस्टर के साथ मिलकर एक सीक्रेट डील साइन करते हैं। इस डील में ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर कहता है कि हम बोस्निया पर अटैक करें और इसमें रशिया में कुछ ना कहे। इसके रिस्पांस में रशिया ऑटोमन्स के अंडर बॉस्फोरस स्ट्रेट पर कब्जा करे और उस केस में ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर उसे कुछ नहीं कहेगा। इस डील के रहते साल 1908 में ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर बोस्निया पर कब्जा जमा लेता है। इस एनेक्सेशन को देखते हुए रशिया में मौजूद स्लाविक नेशनलिस्ट अपने लीडर्स के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं
और इनको ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर के खिलाफ जाने के लिए कहते हैं, और रशिया को यह बात माननी भी पड़ती है। रशिया के अलावा सर्बिया में मौजूद लोगों के लिए भी इस बात को हज़म करना मुश्किल था, और यहाँ पर मुख्तलिफ रेवोल्यूशनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन पैदा होती हैं जिनका इन्फ्लुएंस पूरे बाल्कन स्टेट्स में फैल जाता है, और इसकी वजह से बॉस्निया में एक रेवोल्यूशन ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट की जाती है द ब्लैक हैंड के नाम से। 28 जून 1940 एक आम सा दिन था, लेकिन बॉस्निया के लोगों के लिए एक आम दिन नहीं था, क्योंकि आज बॉस्निया को एनेक्स करने वाले ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर के प्रिंस शहजादे आर्क ड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड यहाँ तशरीफ़ लाने वाले थे। इस बात की खबर पूरे बॉस्निया तक फैल चुकी थी, और ये खबर द ब्लैक हैंड ग्रुप को भी पता चल चुकी थी। इस ग्रुप में मौजूद 6 लोग आने वाले ऑस्ट्रो हंगेरियन शहजादे के कत्ल को प्लान करते हैं। शहजादे फ्रांस फर्डिनेंड अपनी बीवी सोफ़ी के साथ एक मोटर कार के अंदर बॉस्निया की टेरिटरी को विज़िट करने आते हैं। ये बॉस्निया के कैपिटल सराजेवो आते हैं। इन 6 रेवोल्यूशनिस्ट में से एक, जिसका नाम कैबरिनोविक था, शहजादे फ्रांस की गाड़ी की तरफ एक बॉम्ब फेंकता है। ये बॉम्ब गाड़ी के करीब पहुंचता है कि गाड़ी में मौजूद मिलिट्री कमांडर इस बॉम्ब को पीछे की तरफ धकेलते हैं। ये बॉम्ब प्रोटोकॉल में मौजूद पिछली गाड़ी पर जाकर फट जाता है, जिसके नतीजे में बहुत से लोग जख्मी हो जाते हैं। फ्रांस अपनी ज़िंदगी बचाते हुए यहाँ से गाड़ी को भगा लेते हैं, और ये यहाँ पर मौजूद गवर्नर के साथ अपनी मीटिंग्स को कैंसिल कर देते हैं। फ्रांस सोचते हैं कि इस मीटिंग्स में जाने के बजाय क्यों ना उस हॉस्पिटल में जाया जाए जहाँ पर ये ज़ख्मी लोग मौजूद हैं। हॉस्पिटल के रास्ते में फ्रांस की गाड़ी एक गलत टर्न ले लेती है, और ये टर्न इनकी ज़िंदगी के लिए सबसे बदकिस्मत टर्न रहा था। जैसे ही ये अपनी गाड़ी को पीछे की तरफ लेना शुरू करते हैं, तो यहाँ पर मौजूद इन 6 रेवोल्यूशनिस्ट में से दूसरा, जिसका नाम गैब्रिएलो प्रिंसेप था, ये एक 19 साल का लड़का था। जब ये फ्रांस की गाड़ी को अपने करीब आता देखता है, ये इस मौके को गंवाना नहीं चाहता। ये अपने पास मौजूद एक पिस्टल निकालता है और फ्रांस की तरफ 2 शॉट्स फायर करता है। एक गोली फ्रांस की गर्दन में लगती है और दूसरी इनकी बीवी सोफ़ी के पेट में। इनिशियली शॉक में मौजूद फ्रांस फर्डिनेंड और उनकी बीवी को समझ नहीं आती कि उनके साथ असल में हुआ क्या है, लेकिन कुछ ही देर बाद फ्रांस की आंखें बंद होना शुरू करती हैं और फ्रांस की मौत हो जाती है। शहजादे की मौत का जब हंगेरियन किंग को पता चलता है, तो वो इस मौत का जिम्मेदार सर्बिया को ठहराता है, क्योंकि वो समझता था कि इस सब के पीछे सर्बिया से फैलने वाली रेवोल्यूशंस का ही हाथ है। इसीलिए सर्बिया के सामने कुछ डिमांड्स रखी जाती हैं। सर्बिया को कहा जाता है कि इन रेवोल्यूशंस पर काबू पाया जाए, और साथ ही साथ मीडिया के थ्रू लोगों के लिए इनके खिलाफ नफ़रत फैलाई जाए, लेकिन सर्बिया इससे मना कर देता है, जिसके बाद हंगेरियन किंग सर्बिया के खिलाफ वॉर डिक्लेयर करता है। इस जंग के लिए ऑस्ट्रो हंगेरियन किंग जर्मनी को भी अपने साथ मिलाना चाहता था, और क्योंकि दोनों शुरू से दोस्त रह चुके हैं, तो जर्मनी कहता है कि हम पूरी सपोर्ट करेंगे ऑस्ट्रो हंगेरियंस की। इन दोनों एम्पायर्स को मिलता देखकर स्लाविक प्रोटेक्टर रशिया ये फ्रांस को कॉल करता है सपोर्ट के लिए, और फ्रांस इनकी सपोर्ट के लिए तैयार भी हो जाता है। 28 जुलाई 1914 जब ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर सर्बिया पर वॉर डिक्लेयर करता है, तो रशिया की तरफ से कुछ मिलिट्री ट्रूप्स को मोबिलाइज कर सर्बिया भेजा जाने लगता है। 31 जुलाई 1914 जर्मनी रशिया को अपने ट्रूप्स को रोकने के लिए कहता है, और इसके लिए उन्हें 12 घंटे दिए जाते हैं, लेकिन रशिया इस बात को बड़े आराम से इग्नोर कर देता है। जिसके बाद 1 अगस्त 1914 को जर्मनी रशिया पर वॉर डिक्लेयर करती है। यहाँ जर्मनी की तरफ से एक मास्टर प्लान ऑर्गेनाइज किया जाता है, जिसे शाइफन प्लान कहते हैं। इस प्लान के मुताबिक जर्मन फोर्सेस ये फैसला करती हैं कि वो पहले फ्रांस को कैप्चर करेंगी और फिर रशियन ट्रूप्स के खिलाफ मोबिलाइज करेंगी। इसीलिए जर्मन ट्रूप्स अब फ्रांस की तरफ मार्च करना शुरू करते हैं, और फ्रांस में जाने के लिए इनको बेल्जियम के रास्ते से होकर गुजरना था। 2 अगस्त 1914 जर्मनी बेल्जियम को एक अल्टीमेटम इशू करता है। इस अल्टीमेटम में कहा जाता है कि बेल्जियम बगैर किसी रुकावट के जर्मन फोर्सेस को फ्रांस तक जाने की इजाज़त दे, लेकिन बेल्जियम इस बात से इनकार कर देता है। जिसके बाद 4 अगस्त 1914 को जर्मन फोर्सेस बेल्जियम के ऊपर भी कब्ज़ा करना शुरू करती हैं। इस दौरान 1839 में हुई ट्रीटी ऑफ लंदन के मुताबिक बेल्जियम एक न्यूट्रल स्टेट था, जिसकी गारंटी ब्रिटेन की तरफ से दी गई थी। अब बेल्जियम पर कब्जे का मतलब था कि ब्रिटेन भी अब जर्मनी के साथ वॉर में शामिल हो चुका था। इसी दौरान ऑटोमन्स और जर्मन्स के दरमियान भी एक अलायंस हो जाता है, जिसको टर्को जर्मन अलायंस कहा जाता है। और इस तरीके से अब 2 पार्टीज़ बन चुकी थी, एक सेंट्रल पावर्स जिसके अंदर जर्मन एम्पायर, ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर और ऑटोमन एम्पायर्स मौजूद थे, दूसरी तरफ ब्रिटेन, फ्रांस और रशियन एम्पायर, जिन्हें अलाइड पावर्स कहा जाता है।
ऑटोमन्स की बात करें तो ऑटोमन्स क्योंकि पहले से ही डिक्लाइन में मौजूद थे, इस अलायंस से इन्हें ये उम्मीद थी कि इनको अपने खोए हुए ईस्ट में मौजूद बाल्कन इलाके वापस मिल सकते हैं और साथ ही साथ इन्हें डार्डेनल्स और बॉस्फोरस स्ट्रेट पर भी कब्ज़ा मिल जाएगा। इसके बाद अमेरिका और जापान जैसे मुल्क भी इस वर्ल्ड वॉर का हिस्सा बन जाते हैं और ये सारे मुल्क एक दूसरे के साथ मुख्तलिफ जगहों पर लड़ना शुरू कर देते हैं। यहाँ से आगाज़ हो जाता है वर्ल्ड वॉर 1 का। दोस्तों, ये तो थे सारे इवेंट्स, लेकिन इन इवेंट्स के पीछे छुपी कुछ आइडियोलॉजिकल रीजंस भी डिस्कस करना यहाँ पर ज़रूरी है, जिनमें 4 रीजंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इनमें शामिल होती है नेशनलिज्म, मिलिटरिज्म, इंपीरियलिज्म और अलायंसेस। दोस्तों, पहले बात करते हैं नेशनलिज्म की। नेशनलिज्म होता है अपने मुल्क से वफादारी करना और इसके लिए हर हालात में खड़े होने के लिए तैयार रहना। लेकिन वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान एक बहुत ही एक्सट्रीम किस्म का नेशनलिज्म देखा जाता है। इस नेशनलिज्म के सपोर्ट में हमें मिलिटरिज्म देखने को मिलता है, जहाँ पर ये सारे एम्पायर्स अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करते हुए हमें दिखते हैं। इन सब की कोशिश थी कि अपनी मिलिट्री को इस कदर एडवांस किया जाए कि बाकी जगहों पर कब्ज़ा इनके लिए बहुत ही आसान चीज़ बन जाए। और वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान हमें ये चीज़ नज़र भी आती है कि कैसे ये एम्पायर्स और कंट्रीज़ अपने मिलिट्री बजट्स को इंक्रीज़ करके इस कदर बढ़ा देती हैं कि इस पे मिलियंस ऑफ डॉलर का ख़र्चा आ जाता है। इसके बाद अगर बात करें इंपीरियलिज्म की, तो इंपीरियलिज्म भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है डिस्कस करने के लिए, क्योंकि थ्रू आउट सेंचुरीज़ हमें नज़र आता है कि कैसे यूरोप कॉलोनाइजेशन को सपोर्ट करता रहा है, क्योंकि इनकी कोशिश होती थी कि बाकी इलाकों पर जाकर कब्ज़ा जमाया जाए और यहाँ पर इनकी वेल्थ और रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया जाए, अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया जाए। लास्टली अगर बात करें अलायंसेस की, तो हमें नज़र आता है कि पूरी वीडियो में कैसे ये 2 अलायंसेस, ट्रिपल एंटेंटे और ट्रिपल अलायंस, सब एम्पायर्स को एक दूसरे के आमने सामने कर देते हैं। आखिर में अगर इस जंग से होने वाले कॉन्सिक्वेंसेस की बात करें, तो इस जंग के नतीजे में एक ट्रीटी साइन की जाती है जिसे ट्रीटी ऑफ वर्साई कहते हैं, साल 1919 में। इस ट्रीटी के तहत वर्ल्ड वॉर 1 का सारा कसूर जर्मनी को दिया जाता है और साथ ही इनको $33 बिलियन का फ़ाइन दिया जाता है। इसके अलावा बहुत सारे बड़े एम्पायर्स जैसे ऑटोमन एम्पायर, ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर और जर्मन एम्पायर, इनको तोड़कर इनको डिवाइड कर दिया जाता है मुख्तलिफ कंट्रीज़ में, यानी नए बॉर्डर्स बनाए जाते हैं जिसकी सूरत में हमें नए कंट्रीज़ भी देखने को मिलते हैं। इसके अलावा बात करें इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स की, तो हमें वर्ल्ड वॉर 1 के बाद द ग्रेट डिप्रेशन भी देखने को मिलता है, जिसके अंदर यूरोप में मौजूद तमाम इकोनॉमीज़ कोलैप्स कर जाती हैं और बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट का सामना करना पड़ता है। और लास्टली अगर बात की जाए ह्यूमन लाइफ की, तो कई लाखों ज़िंदगियाँ इस वॉर का निशाना बन जाती हैं। तो दोस्तों, ये थी सारी स्टोरी वर्ल्ड वॉर 1 की। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपसे मुलाकात करते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।